अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज 25 दिसंबर है। पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश मना रहे हैं और मसीही बिरादरी पाकिस्तान में क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के जो मौज़ूआत हैं हमारे, एक तरफ मुल्क के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और दूसरी तरफ हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए PTI के साथ अब मुज़ाकरात के लिए इंगेज भी कर रही है। इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। अगर सिक्योरिटी चैलेंज का तज़किरा करें तो 4 रोज़ कबल जनूबी वज़ीरिस्तान के चेक पोस्ट पर TTP ने हमला किया, जिसमें पाक फौज के 16 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये हमला अफगानिस्तान से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया, जिस पर गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की है और अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका में TTP के 4 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें उमर मीडिया सेल भी शामिल है। अफगान उबूरी हुकूमत की तरफ से इन हमलों की तो तस्दीक कर दी गई है, मगर मारे जाने वाले दहशतगर्दों के हवाले से तफसीलात अभी तक फराहम नहीं की गई हैं। इस सब के दौरान पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी काबुल में इंगेजमेंट्स कर रहे हैं। उनकी अफगान वजीर खारजा समेत अहम हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें हुई हैं और इस हवाले से वो कहते हैं कि ये मुलाकातें मौसर और तामीरी रही हैं। दूसरी तरफ कुर्रम में कशीदा जो हालात हैं उसकी अगर हम जिक्र करें तो फरीकैन के दरमियान सुलह नहीं हुई अभी तक। मौसम की शिद्दत है, सर्द मौसम है और राब्ता सड़कों के बंद होने और अद्वियात की कमी के बायस हम देख रहे हैं कि जो एक इंसानी अलमिया वहाँ पर बना हुआ है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से PTI और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का क्या मौक़िफ़ है, आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस प्रोग्राम में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल पर मगरबी ममालिक की तशवीश, इस पर पाकिस्तानी हुकूमत का जो जवाब आ रहा है उस हवाले से भी बात होगी और PTI और हुकूमत के दरमियान जो एक मुज़ाकरात का दौर है उसका तज़किरा भी होगा। बिलावल भुट्टो की तरफ से इजहार राय की जो आज़ादी है उस पर कदगन के खिलाफ एक मुहिम चल रही है और वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसको भी हम मौजूए बहस बनाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है जनरल मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। पहले हम सिक्योरिटी एतबार से आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि हमारा ये आज का एक मौजू है। कल रात को एक बड़ी कार्रवाई पाक फौज की तरफ से की गई थी और TTP को अफगानिस्तान में निशाना बनाया गया है। अब ये क्रॉस बॉर्डर जो दहशतगर्दी है वो उसका एक सिलसिला तो जारी है। पाकिस्तान ये बात भी अफगानिस्तान के सामने रखता है, लेकिन इसका जो हालिया वाक़या था उसमें 16 जवान शहीद हुए थे। सो आपके जो CM खैबर पख्तूनख्वा हैं उनका एक मुसलसल मौक़िफ़ रहा कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एक सिलसिला होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक सख्त रद्दअमल भी हमारी तरफ से है। अब शुरू में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि PTI का मौक़िफ़ इस एतबार से क्या है? मुज़ाकरात, बातचीत हो अफगानिस्तान के साथ या फिर सख्त कार्रवाई जिस हिसाब से की गई है अभी इसी का एक सिलसिला जारी रहे, इसी पॉलिसी के तहत निपटा जाए दहशतगर्दी से? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 25 दिसंबर 2024 आज इस दिन जब हम यौम कायद-ए-आज़म की विलादत का दिन मना रहे हैं, आपने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए और आपने खुद कायद-ए-आज़म डे पे बात की है। मैं भी उस पर एक बात करके आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जरूर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 30 अक्टूबर 1947 को लाहौर यूनिवर्सिटी स्टेडियम में एक बहुत फकीर दिल मिसाल स्पीच की थी। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी स्पीचें की हैं जो हमारी यंग जनरेशन को सुननी चाहिए और उससे सीखना चाहिए और वो एक गाइडेंस है। तो इस वाली स्पीच में मैं 1 मिनट लूंगा। इसमें वो कहते हैं, आज के हालात में ये बड़ी पर्टिनेंट है। वो कहते हैं कि इफ वी टेक अप इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम द होली कुरान, द फाइनल विक्ट्री आई वंस अगेन से विल बी आवर्स। फिर कहते हैं कि डू नॉट फॉर अ मोमेंट इमेजिन दैट योर एनिमीज कैन एवर सक्सीड इन देयर डिजाइन्स। जिस तरह आज हो रहा है, हम पे हमले हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम डू नॉट मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन फेसिंग यू। Search your hearts and whether you have done your part in the construction of this new and mighty state. फिर आगे कहते हैं, लंबी स्पीच है, मैं relevant portion पढ़ रहा हूँ. Do not be overwhelmed by the enormity of the task. There is a many an example in history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You are made of a sterling material and second to none. पाकिस्तानी कौम को कह रहे हैं कि आप एक sterling material से बने हुए हैं और आप दुनिया की दूसरे दर्जे की कौम नहीं है, पहले दर्जे की कौम है। और फिर आगे कहते हैं फाइनल 1-2 लाइन्स के, why should you also not succeed like many others, like your own forefathers? You have only to develop the spirit of the mujahid. You are a nation whose history is replete with people of wonderful great character and heroism. Live up to your traditions and add to it another chapter of glory. आगे कहते हैं कि all I require of you, कायद-ए-आज़म कहते हैं, that every one of us to whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice all, if necessary, in building up Pakistan as a bulwark of Islam.
ये वो मशहूर स्पीच है जिसके आखिर में कायद फिर वो कहते हैं, आखिरी जो मशहूर लाइन है वो कहते हैं कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ व्हिच कैन अनडू पाकिस्तान, इट हैज कम टू स्टे। सो द मैसेज टू द टेररिस्ट, दहशतगर्दों को यही मैसेज है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ता क़यामत रहेगा। हमारी दौरी हुकूमत में हमने कोशिश की कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। 2 आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंसेस की, अफगान तालिबान की और अमेरिकन के बीच में जो डिस्कशन थी कतर में, दोहा में, उसमें फैसिलिटेशन जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की मदद से हुई और एक अमन कायम हुआ। पहली बार बड़े अरसे बाद काबुल और पेशावर और काबुल और इस्लामाबाद में एक अच्छा ताल्लुक पैदा हुआ। लेकिन अब जो सूरत हाल है, देखें, हम सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। लेकिन आप ख्याल यही है अली मोहम्मद खान साहब कि उस वक्त की वो पॉलिसी खा वो एस्टेब्लिशमेंट की थी या खान साहब की थी, उसके कोई अच्छे नताइज नहीं निकले। अफगानिस्तान ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। इसी पे मेरा दोबारा सवाल की तरफ ही मैं जाऊंगी कि आज भी हम एक तरफ इंगेज तो कर रहे हैं लेकिन ये कार्रवाई भी, लेकिन क्या कोई फायदा है अफगानिस्तान से इंगेज करने का? देखिए, जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी मामला बहुत बेहतरी से चल रहे थे और हमेशा से हमने ये देखा कि जो अफगान तालिबान थे, अफगानिस्तान में जिनकी हुकूमत है, उन्होंने कभी पाकिस्तान को अटैक नहीं किया था, टीटीपी करती थी और वो एक फर्क रखा गया। अब अगर कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करता है, दहशतगर्दी करता है, उसके खिलाफ हम सब अपना एक जवाब देंगे। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि ये जो दहशतगर्द हैं उनके साथ तो ज़ाहिर है हमने निपटना है, लेकिन इस्लामाबाद और काबुल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होनी चाहिए और आपस में एक ताल्लुक बहाल होना चाहिए, क्योंकि उनके अमन के लिए हमने कीमत चुकाई है पिछले 40-50 साल। ठीक, अब ये एक अलग बहस है और कभी किसी दिन आपके साथ इस पे बात करेंगे। आज का हमारा आपसे सियासी मौज़ूआत पे बात करना भी अहम होगा कि अफगान तालिबान से क्या ये उम्मीद रखी जाए कि वो टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे भी या नहीं। लेकिन बहरहाल अब सियासी टॉक्स के हवाले से अली मोहम्मद खान साहब, 2 जनवरी को पीटीआई की तरफ से तहरीरी मुतालबात हुकूमत कहती है कि हुकूमती कमेटी के सामने रखे जाएंगे। एक मुतालबा आप लोगों का कारकुनान की रिहाई का है समेत बानी पीटीआई और दूसरा है जुडिशल कमीशन बनाने का। लेकिन क्या इस तहरीरी मुतालबात के अंदर कोई और चीजें भी शामिल हो सकती हैं? इलेक्शन ऑडिट से मुतालिक भी कुछ चीज हो सकती है? आप लोग क्या फॉर्मली रखने जा रहे हैं गवर्नमेंट के सामने? मेरे ख्याल में इलेक्शन ऑडिट तो होना चाहिए। खान साहब की हमेशा जो 3-4 बड़ी डिमांड्स हुई हैं पिछले 6-8-9 महीनों में, उसमें इलेक्शन ऑडिट सरफहरिस्त रहा है। असीरान की रिहाई और इलेक्शन ऑडिट, साथ में 9 मई का जुडिशल इंक्वायरी, बीच में ये 26 नवंबर का अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसमें खून बहा है, पाकिस्तानियों का नाहक खून बहा है, डी चौक में बेगुनाह खून बहा है, पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है। और अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वाकयात शायद बहुत कम है कि इस्लामाबाद में ऐसा ये अफसोसनाक वाकया हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम चाहते हैं। आजकल में मेरी अगर खान साहब से मुलाकात होती है, कुछ अरसे से मेरी मुलाकातें इन लोगों ने बंद की हुई हैं, जो सरकार है या उनके साथ जो उनके जो भी सपोर्टर है, पीछे जो भी हिसाब किताब चलता है, लेकिन मेरी अगर आजकल में मुलाकात होती है तो मैं खुद भी खान साहब की खिदमत में गोश गुजार करूंगा कि मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑफ कोर्स खान साहब की रिहाई है। इमरान खान की रिहाई अगर होती है तो ये सिस्टम वापस अपनी प्लेस पे जाना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, ये जो इन्वेस्टिगेशन है 9 मई और 26 नवंबर की, 9 मई ऑफ कोर्स वो जो हुआ था वाकया, और 26 नवंबर जो मैसेकर हुआ है, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन का जुडिशल ऑडिट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नए इलेक्शन की लोग बात करते हैं, लेकिन जब तक उस इलेक्शन का ऑडिट नहीं होता, इस बात की क्या गारंटी है कि नए इलेक्शन को भी रिग नहीं किया जाएगा। खासकर जिस सूरत हाल में हमारी ये जो सिचुएशन है, इलेक्शन कमीशन की जो सिचुएशन है, इस बात की क्या गारंटी है कि ये इलेक्शन कमीशन अगर नया इलेक्शन खान साहब की रिहाई की जो अली मोहम्मद साहब आपने बात की, खान साहब की रिहाई की आपने जो बात की, इस हवाले से हम बहुत मुख्तलिफ जज्बात पीटीआई के अंदर देख रहे हैं। आरिफ अलवी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि 1.5 माह में खान साहब रिहा हो जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसी किस्म की बात की कि बस 1.5 माह का इंतजार करना होगा। कानूनी तौर पे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उनकी 190 मिलियन पाउंड की सजा भी 6 जनवरी को अनाउंस होनी है, का फैसला भी उनका अनाउंस होना है। लेकिन क्या वजह है कि 1.5 माह का जिक्र किया जा रहा है? इसको अमरीका के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है और हुकूमत आप पे इस एतबार से भी तनकीद कर रही है कि पहले आप कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, हमारे मामलात में मुदाखलत करता है अमेरिका या यूरोपियन यूनियन, लेकिन आज आपके कारकुनान, उनके नुमाइंदे खुसूसी जो सोशल मीडिया पे बहुत मुतहरिक हैं आजकल अमरीकी नुमाइंदे, उनको शिकायतें भी लगा रहे हैं पाकिस्तानी सियासतदानों की या इवन सहाफियों की। सो ये कैसे शिफ्ट आया आपके इसमें और आपके कारकुनान तक भी ये पहुंच चुका है कि अब वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि वहां पर ट्रंप आएंगे तो खान साहब आजाद होंगे?
नहीं, कोई डेट मेरे ख्याल में कोई मुनासिब मैं तो नहीं दूंगा, कोई ऐसी डेट की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि 1.5 माह में हो सकता है, 1 हफ्ते में हो जाए, क्या पता। हो सकता है नेगोशिएशंस का कोई अच्छा रिजल्ट निकले, क्योंकि 24 नवंबर के एहतजाज से पहले उम्मीद बन चली थी कि शायद 30 नवंबर से पहले ही खान साहब की रिहाई हो, उम्मीद तो थी। तो कोई टाइम फ्रेम देना कि 1.5 माह या 1 माह, या उसको किसी की प्रेसिडेंट की उससे अपॉइंटमेंट से या उसकी अपनी पोजीशन पे आने से सर ट्रंप के, ये भी मुनासिब मैं नहीं समझता हमारा ऐसी कोई सोच है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद इस सोच की नफी की है। जेल अडियाला में ट्रंप के इलेक्शन के दिन खान साहब ने खुद ये बात की मीडिया को, मैं वहां मौजूद था। खान साहब ने कहा कि हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये तो नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप आपकी रिहाई के लिए कॉल करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस चीज की कोई एक्सपेक्टेशन हमें तवक्को नहीं है, हम सिर्फ ये तवक्को रखते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप के नीचे जो है वो बाइडेन के मुकाबले में हमारे मामलात में न्यूट्रल रहेगी। तो हम कोई उनकी तरफ से किसी चीज के इंतजार में नहीं है। हाँ, दोस्ताना ताल्लुक हम सब मालिक से चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो एक नेगेटिविटी थी बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तान के हवाले से, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं बल्कि पाकिस्तान के हवाले से भी, तो वो एक पॉजिटिविटी में चेंज हो। बाकी हम देखते देखते हम अमेरिका को नहीं है देखते, हम सिर्फ अल्लाह को हैं। हम अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अल्लाह की तरफ हमारी नजर है, लेकिन इस पे हमारे साथ। अली मोहम्मद साहब, हुकूमत भी बहुत पुरएतमाद नजर आती है। हमने देखा 2 दिन के अंदर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूके की तरफ से मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं पाई आपके कारकुनान ने, उनके हवाले से उसकी मुखालफत की गई। लेकिन अता तारड़ साहब आज भी बहुत पुरएतमाद अंदाज में कहते हैं कि हम अपने जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ राब्ते में हैं और उनको हम कायल कर लेंगे कि किस तरह ये सजाएं हमारे कवानीन के मुताबिक ही हैं। सो आप लोगों का लेकिन इन्हिसार है, जो स्टेटमेंट्स 2-3 दिन से आप लोगों की जमात की तरफ से आए, शेख वकास साहब की तरफ से भी आए, वो इसी एतबार से थे कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक कमिटी ऑफ नेशंस में एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा है, और बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, और वो भी एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, तो हमसे लोगों की तवक्कुआत भी हैं और हमारी कमिटमेंट्स भी हैं। हम यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है सन 47-48 से, हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, हम GSP प्लस हैं, हम OIC का एक अहम और मेंबर हैं, हम बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हैं। और उसमें जब आप सिग्नेटरी होते हैं तो आप इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स को मानते हैं, इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व करते हैं, आप उनको कमिटमेंट देते हैं कि हम एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत भी हैं, लेकिन साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बिलीव करते हैं। तो ये तो अगर हमारी हुकूमत हो, मियाँ साहब की हो, किसी की भी हो, अगर उसके दौरान आप इंटरनेशनल लॉ से दूर जाएंगे और आप मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का करेंगे, चाहे हमारे नीचे हो या किसी के नीचे हो, यूरोपियन यूनियन से आवाज उठेगी, यूनाइटेड नेशन से आवाज उठेगी, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आवाज उठेगी, यूरोपियन पेनिसुला से आवाज उठेगी। ये दिस इज नॉट PTI स्पेसिफिक, दिस इज रिगार्डिंग योर कमिटमेंट्स विद दोज ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली। आपने कमिट किया है कि हम अपने मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक चलाएंगे, तो जब आप मिलिट्री ट्रायल्स करेंगे और सिविलियंस को आप सजाएं देंगे, तो चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, वहां से तो तनकीद होगी। ठीक है, मैं अली मोहम्मद साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं 1-2 सवाल और भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। आपका इन्हिसार पार्लिमानी सियासत के हवाले से रहता है, आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जो आपका सियासी करियर रहा उसमें हमने देखा, लेकिन आपकी जमात का बहुत सारा इन्हिसार इस्टेब्लिशमेंट के एतबार से बहुत से बयानात आते हैं। रऊफ हसन साहब कहते हैं ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत सिर्फ एक वसीला है, ये हमारी बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से हो रही है। क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपको और हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज पे बिठाया? I'm not part of the dialogue committee, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन खान साहब से जब बात हुई थी तो खान साहब ने क्लियरली ये कहा था कि हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। ये जाहिर है कि अगर हुकूमत इस वक्त डायलॉग टेबल पे आई है तो कोई भी हुकूमत जो है वो अपनी टॉप लीडरशिप से भी मशवरा करती है, जो भी उनके लीडर्स हैं, नवाज शरीफ नून के लीडर हैं और जरदारी साहब पीपल पार्टी को हेड करते हैं, और जाहिर है ये सबको पता है कि अपनी ताकत से तो आई नहीं है, लाए गए हैं, तो उन पीछे भी कहीं से अप्रूवल ली होगी। लेकिन मेरे ख्याल में डायलॉग तो पॉलिटिकल फोर्सेस से ही है, जाहिर है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग उनकी होगी पीछे अपने एस्टैब्लिशमेंट से। लेकिन ये कहना, मैं इससे बसद एहतराम डिसएग्री करता हूँ। हमारे मुज़ाकरात सियासी फोर्सेस से हैं। हाँ, उन्होंने एतमाद में लिया होगा, क्योंकि इस पे मेरे ख्याल में राना सना साहब ने भी बात की है और उनके और भी लोगों ने बात की है कि मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस में सबको लिया है, नवाज शरीफ साहब को भी जो उनके लीडर हैं और एस्टैब्लिशमेंट को भी, क्योंकि तभी ये बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि नहीं बैठे होंगे। अच्छा, एक और बात है,
विद द सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। इसको इस तरह से लेने जो भी आप डायलॉग तो पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में है और होना भी पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा ही है, बाकी हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्विकली मैं ये भी जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, हम पहले भी आपसे इस पे बात कर चुके हैं कि 9 मई के वाकयात पे हुकूमती शख्सियात माफी का मुतालबा बारहा आप लोगों से करते हैं। अगर आपकी शराइत सामने आई 2 तारीख को और हुकूमत की तरफ से एक बाकायदा शर्त भी रखी गई कि ऑन द रिकॉर्ड आप लोग माफी मांगे उन वाकयात के ऊपर जो 9 मई को पेश आए, तो क्या आप लोग कबूल करेंगे ऐसी शर्त? खान साहब ने खुद एक दफा ये बात की थी, आपने बात छिड़ी है तो मैं बता दूं कि अगर आप फुटेजेस ले आए, सीसीटीवी फुटेजेस, अगर कोई हमारा कारकुन उसमें मुलव्वस पाया गया, हम उसको खुद ही अपनी जमात से निकालेंगे। और खान साहब ने किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में पीटीआई के मुलव्वस होने से इनकार किया है, किसी किस्म की। हाँ, ये कहा है कि इसकी आप इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन आपने माफी तलाफी की बात की है तो बाकी लोग छोड़ें। मुझ पे 9 मई का केस बना, मिलिट्री को अपना सिविल सीक्रेट एक्ट और एंटी टेररिज्म एक्ट, अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया, केस मेरा डिस्चार्ज हो गया। मुझ पे केसेस गलत बनाए गए, मुझसे कौन माफी मांगेगा? है किसी में इखलाकी जरूरत? अली मोहम्मद खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ये हमें देखना होगा कि मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान क्या ये सिर्फ एक हुकूमत के लिए टाइम बाइंग टैक्टिक होते हैं, सिर्फ पीटीआई को एंगेज करने का एक सिलसिला होता है, या वाकई इसके ऊपर कुछ कॉन्क्रीट हमें चीज़ होती हुई नजर आएगी? एक ब्रेक, वापस आएंगे तो हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपके वक्त के लिए। पहले हम आपसे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बात करना चाहेंगे, बिलखुसूस कल रात को जो कार्रवाई की गई है पाक फौज की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के बेस को निशाना बनाया गया है, जहां से हमारे जो बॉर्डर पोस्ट है उसके ऊपर हमला किया गया था चंद दिन पहले। तो एक तो जो बहस रही कई अरसे से कि पिछले दौरे हुकूमत हो या ये हमारी पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ है अफगानिस्तान और टीटीपी के हवाले से। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप समझते हैं कि मौजूदा पॉलिसी के तहत देरपा अमन या इस मसले का एक हल निकल सकता है? कल की कार्रवाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान जो कार्रवाई की है वो इस वक्त की अहम ज़रूरत थी। देखें, पाकिस्तान ने कई दफ़ा अफगानिस्तान को ये बावर कराया और उनको शवाहिद भी दिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। आप अगर रिसेंटली जो चाइनीज़ इंजीनियर का इंसिडेंट केपी में हुआ या बाकी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें हमने बाकायदा अफगानिस्तान के जो है वो नाज़िमुल उमूर को बुलाकर फ़ॉरेन ऑफिस में उनसे शिकायत भी की, उनको जो है वो मरसला भी जारी किया, सब कुछ किया, बट स्टिल अफगान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो उनकी सरजमीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब जो भी देखें इसमें यह है कि अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा या अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो उसमें से दोनों मुल्कों के लिए जो है कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। लिहाजा सादिक खान ने जो मुलाकातें की है, मैं समझता हूँ कि बड़े पॉजिटिव आदमी है, पहले भी उनका बड़ा तजर्बा रहा है और एक अच्छे तरीके से उनकी हुई है। लेकिन हम अपने देखें, हमने फिर भी पड़ोसियों से बातचीत करनी है क्योंकि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त शायद बदल सकें। लिहाजा बहुत पाकिस्तान ने जो है चीज़ों पर जो है वो नुकसान उठाएँ, अब हम बाकी नुकसान उठाने के मुताबिक। अफगानिस्तान से बातचीत के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले भी ये पेशकश कर चुके हैं कि वो मुज़ाकरात या सालसी के किरदार अदा कर सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत भी इस बात के ऊपर आ गई है कि अफगानिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आप बतौर गवर्नर बता सकते हैं कि मौजूदा वफाकी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अफगानिस्तान से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात चाहते हैं? देखिए, मुज़ाकरात करना कोई मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं है। जंगों के दरमियान भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, जहाँ पे जंगें शुरू होती हैं वहाँ पर मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जो सीएम साहब का है वो एक बचगाना स्टेटमेंट है। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बातचीत नहीं कर सकता। हाँ, सूबा जो है वो प्रपोजल दे सकता है रियासत को या फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे ये इशूज़ हैं और उसके ऊपर आप बातचीत करें थ्रू फॉरेन ऑफिस, थ्रू गवर्नमेंट, वट एवर चीज़। बट आप खुद एक सीएम उठ के किसी मुल्क में जाके अपने मुल्क के मुतल्लिक़ जो है वो बातचीत नहीं कर सकता। उनको एक प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर वफाकी हुकूमत समझती है और वो कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान से बातचीत करनी है तो बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। अगर हम आज अपने पड़ोसियों के साथ अगर बातचीत करें, अपने मसाइल हल कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान ही हमारा एक रूट है सेंट्रल एशिया का, जहाँ पर हम सेंट्रल एशिया में एंटर हो सकते हैं। तो अगर हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें अच्छी। ट्रम्प की सूरत हाल पे भी आपसे बात करना चाहेंगे। अब हमें हर गुजरते दिन के साथ वहाँ पर इंसानी अलमिया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रास्ते बंद होने की वजह से छोटे बच्चों की हम बात हो रही हैं। क्या वजह है कि मुज़ाकरात जिरगे का दौर हुआ, बातचीत हुई, लेकिन ये एक मसला रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, कोई ब्रेक थ्रू इसमें नहीं हो पा रहा?
देखिए, कोरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर मैंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी पेशावर में। कोरम और खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इस वक्त जो है वो सूबाई हुकूमत की नाअहली और कोताहियों की वजह से कोरम की सिचुएशन हुई है। ये आज की नहीं है, ये अक्टूबर से चलती आ रही है। और सूबाई हुकूमत की एक मुजरिमाना खामोशी जो बहुत बड़ा सवाल निशान थी कि सूबाई हुकूमत किस क्यों खामोश है। जब मैंने ऐलान किया कि मैंने कोरम जाना है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैंने ऑन बोर्ड किया, तो CM साहब एक दिन पहले हमसे भागे उधर चले गए और ऐलान करके कि मैंने रोड खोलना है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैंने रोड खोलना है, और वो आज 26 दिन हो गए कि रोड नहीं खुल सका। वहाँ पर ग़िज़ाई जो है वो अजनास की जो है कमी है, वहाँ पे दवाइयाँ, गर्म कपड़े, फ्यूल सब कुछ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सूबाई हुकूमत ने इस सूबे को मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया है तो वफाक क्या कर रही है? वफाक की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। ये वफाकी और सूबाई हुकूमत की जो है वो मैं समझता हूँ कि नाकामी और नाअहली है कि आज तक कोरम का रोड नहीं खुल सका। अब मुझे बताएं कि 28 बच्चे जो वहाँ पर फौत हुए हैं उनके वालिदैन FIR सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ काटेगी या मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ काटेगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने अपने लोगों से वादा किया कि आप उनको जो है वो प्रोटेक्शन देंगे, सेहत की सहूलियात देंगे, जो चीज़ें हैं। आज दवाइयाँ न होने की वजह से बच्चे अगर मर गए हैं, आज जो सिचुएशन कोरम की है उस पर आज जाकर एपेक्स कमेटी का इजलास प्रेशर के बाद वो भी ज़बरदस्ती बुलाया गया है। और एपेक्स कमेटी का इजलास वो शख्स चेयर कर रहे हैं CM साहब जिसके ऊपर खुद दहशतगर्दी और इंतहापसंदी के FIR हैं। जो खुद दहशतगर्दी और इंतहापसंदी में मुलविस हो वो जाके आपको अमन की बात करेगा कि हमारे सूबे में अमन हो। लिहाजा ये चीज़ें बहुत जो है वो एक इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर वफाक में जो एपेक्स कमेटी और मीटिंग होती हैं तो CM साहब को बुलाते हैं, क्या बताएं? तो CM साहब तो जो है वो इंतहा पसंद और दहशतगर्दों के प्रोटेक्शन करेंगे, उनका केस प्रेजेंट करेंगे। चाहिए तो यह कि वहाँ के असम्बली का अपोजिशन लीडर भी वहाँ पर मौजूद हो कि तस्वीर का दूसरा रुख पे वो बताए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लिहाजा आप देखें कि इस वक्त साउथ में चाहे वो डी खान है, टांग है, लकी, बनू, करकवाड़, अब CM का अपना ज़िला दहशतगर्दी का शिकार है। आप असर के बाद बाहर नहीं घूम सकते हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बाकी सुबह कैसे कंट्रोल करेगा? की तरफ से जो एहतजाज की फाइनल कॉल दी गई थी वो कामयाब नहीं हो सकी और हुकूमत की तरफ से भी उनको रास्ता फराहम नहीं किया गया कि वो जिस अंदाज में सोच रहे थे आकर एहतजाज इस्लामाबाद में कर सकें। उसके बाद गवर्नर रूल के हवाले से एक बहस शुरू हुई थी। क्या इसके अब भी गवर्नर साहब इम्कानात हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के? देखिए, PTI की जो आखिरी कॉल थी तो मैंने पहले भी कहा था मिस कॉल है और वो मिस कॉल ही साबित हुई। गवर्नर राज के जहाँ पर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन मौजूद है, माजी में गवर्नर राज लगे हैं। लेकिन जो इस वक्त आप KP के हवाले से कहें, मुझसे न कोई मशावरत हुई इसके ऊपर, न मेरे पार्टी के चेयरमैन से मशावरत हुई है। वफाकी हुकूमत में एक डिबेट हुई होगी या हुई है उसका मुझे नहीं पता। अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि गवर्नर राज वो लगाना चाहते हैं और लगा रहे हैं तो वफाकी हुकूमत लगा सकती है उसके ऊपर गवर्नर राज। लेकिन मुझसे या चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़्यादा इस पर कोई मशावरत आज तक नहीं हुई। एक ब्रेक की तरफ हम वापस आएंगे तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हम बात करेंगे। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का एक जो सिलसिला शुरू हुआ है इस हवाले से बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद है। कुंडी साहब, जो PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है। दो मुतालबात है PTI के, जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के वाक़यात पे, हालिया एहतजाज के वाक़यात पे, और रिहाई की जाए उन रहनुमाओं की और कारकुनान की जो जेल में है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है, ये दो मुतालबात काबिल अमल हैं, इन पर अमल हो सकता है? देखिए, पहली बात तो है कि पाकिस्तान की उस पार्टी बिलीव करती है कि हमारे डायलॉग्स हों, हम डायलॉग्स पे बिलीव करते हैं, हम रिकॉन्सिलिएशन पे बिलीव करते हैं और हम यही बातें करते थे। और PTI के जो लोग हैं वो सालों साल से बात करते थे कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, जो हमारी ज़रूरत है उससे हम मिल लेंगे। मौलाना फजल रहमान को जो बुरा भला कहते थे, आज उनके पीछे नमाज़ भी पढ़ते हैं, उनके पाँव में भी पड़े रहते हैं, घुटने पकड़ रहे होते हैं कि आप हमारे सियासी मसीह हैं, हमें इस गर्दाब से आप निकालें। PTI का मैं समझता हूँ कि जो डायलॉग्स हो रहे हैं अच्छी बात है, मैं उसको पॉजिटिवली कहता हूँ क्योंकि हमारी पार्टी से बिलीव करती है। लेकिन ज़ाहिर तौर पर मेरा ये ख्याल है कि हम इस पे जो है कोई एतबार नहीं है PTI पे, और ये एक ढोंग है जो कि डायलॉग्स की सूरत में कर रहे हैं। आधा ग्रुप उनका हुकूमत के ख़िलाफ़ गालियाँ निकाल रहा होता है, आधा कहता है कि हमने डायलॉग्स करने हैं। ये 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर है कि हमारे बानी चेयरमैन को किस तरीके से NRO मिल सकता है, वो उसकी जो है वो बख्शिश की जो है वो कम अज़ कम जो है लोगों के पाँव पड़ रहे हैं। उन लोगों पे बकौल इनके जो हम कहते थे कि ये चीज़ नहीं है, ये फॉर्म 47 वाले इनसे क्या बात करेंगे, अब उन्हीं फॉर्म 47 वालों के पाँव पड़ रहे हैं कि हमारे बानी चेयरमैन को रिहा कर दिया जाए। उनकी रिहाई जो है वो जुडिशरी ने करनी है, जिन की भी है वो जुडिशरी ने करनी है। अगर उनके करतूत ऐसे हैं जिसमें वो सज़ा हो सकती है वो सज़ा पाएंगे,
अगर जुडिशरी समझती है कि वो सज़ा नहीं है और इसमें बेगुनाह है तो उनकी जमानत हो जाएगी। इस पर हम कोर्ट से सजाओं के हवाले से आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पीटीआई ये कहती है कि हुकूमत संजीदा नहीं है, और इस हवाले से जब आप लोगों की जमात के हवाले से लोग हुकूमती शख्सियात भी और आपकी जमात से नबील कबूल साहब ने भी कहा कि माफ़ी मांग ली जाए 9 मई के वाक़यात पे, तो कुंडी साहब एक तरफ कहा जाता है कि जुर्म किया गया, दूसरी तरफ माफ़ी का मुतालबा, ये किस किस्म का तजाद है? देखिए 9 मई को जो वाक़या वो तो किया है इन्होंने, अब इस पर ये कह सकते थे कि हमने नहीं किया। कौन से लोग आए थे, क्या इंडिया से आए थे या मुल्क कोई और दुश्मन मालिक से थे? इन्होंने करवाया है और आज तक इस डरे के साथ कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, अब चलो हमसे गलती हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि माफ़ी से या चीज़ों से मसले हल हो सकते हैं। जब तक इस मुल्क में सज़ा जजा नहीं होगी चीज़ें नहीं हल सकती। अगर इन्होंने ये करतूत किया है तो बिल्कुल इनको सज़ा होनी चाहिए, अगर नहीं किया तो जमानत होनी चाहिए। अब माफ़ी से अगर आप एक GHQ पे हमला कर लें, कोर कमांडर घर पे हमला कर लें, किलों पे हमला कर लें, आप अपने शोहदा के जो है, अपने हीरोज़ के जो है वो मुजस्मे जो उनके हैं या उनके जो भी वो हैं उसको आप मतलब है कि तोड़ फोड़ दें, उसके बाद आप बोलें कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे माफ़ कर दो, ये मैं समझता हूँ कि एक्सेप्टेबल नहीं है। जिन्होंने करतूत किए हैं उनको सजा होनी चाहिए, जिन्होंने नहीं की उनकी जमानत होनी चाहिए। अब भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस हवाले से पीटीआई का तवज्जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये रऊफ हसन साहब कहते हैं कि बात तो जो हो रही है वो इस्टेब्लिशमेंट से हो रही है, हुकूमत सिर्फ वसीला है। आप क्या कहते हैं इस पर? देखें उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि कभी हम एब्सोल्यूट नॉट जिसको कहते थे US को, अब डोनाल्ड ट्रंप उनका मसीहा है, फिर इस्टेब्लिशमेंट का मसीहा बनना चाहती है। अगर वो ये बातें नहीं करेंगे तो इनका वोटर डिमोरलाइज होता है, वो शायद इनकी पार्टी छोड़ जाएँ। जैसे वो कहते हैं कि देखें इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ है, ट्रंप भी हमारे साथ है, फलां भी हमारे साथ है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो अगर आप बातचीत इस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं तो फिर उनकी अदालतों में जाकर ट्रायल भी फेस करें। फिर ये बातें क्यों करते हैं कि हमने सिविलियन ट्रायल फेस करना है और बातें फ़ौज के साथ करनी है? तो 2 in 1 चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपने मुज़ाकरात सिविलियन के साथ करने हैं, पॉलिटिकल पार्टी के साथ करने हैं, तो फिर ये बात हो सकती है कि आपकी जो है वो ट्रायल भी सिविलियन कोर्ट्स में हो। अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, आपको उसमें खुशी है, तो फिर जाकर फिर मिलिट्री कोर्ट का सामना करें। मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं हुई पीटीआई के कारकुनान को, उस हवाले से मगरबी दुनिया हो या इंसानी हकूक के इदारे हों, उनकी तरफ से इसकी मुखालफत की जा रही है। आज पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? बिलावल साहब ने मिलिट्री ट्रायल की मुखालफत की थी माजी में, लेकिन आज जो रद्द-ए-अमल है मगरबी ममालिक का, इसको आप मुदाखलत समझते हैं नून लीग की हुकूमत की तरह, या आज भी ये इंसानी हकूक की बात है जैसे माजी में आप लोग इसको इंसानी हकूक के तौर पर इंडोर्स करते थे? देखें, अगर मेरी इसमें ज़ाती राय ली जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर एक चीज़ हुई है तो उसकी भी सज़ाएँ होनी है। अगर आज पीटीआई के दोस्त हमें कहते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, तो आपके दौर में तो सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ था, तो मिलिट्री कोर्ट्स ने उनको सज़ाएँ दी। और ये चीज़ देखें, ये डोमेन मिलिट्री का था, जिसमें अगर आप देखें कोर कमांडर हाउस है या GHQ है या बाकी किले या कैंट पे जो जिससे हमले हुए हैं तो उनके डोमेन में आता है। सिविलियन कोर्ट्स का तो हमारा ये है कि आप देखें कि माजी में एक डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के, जिनके 50-60 हज़ार वोट ह्यूमन एरर वोट कास्ट किए गए थे। आज तक सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला पेंडिंग है। 5 साल वो भी गुजर गए, साल ये भी गुजरने वाला है, आज तक उनका फैसला नहीं आ सकता। जब तक इस मुल्क में सज़ा जजा नहीं होगी तो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। जहाँ तक आप कहते हैं कि मगरबी ममालिक, कभी हमने भी मगरबी ममालिक कहा है कि आपके मुल्कों में जो चीज़ें हो रही हैं इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। मैं समझती हूँ हमारा मुल्क है, हमारा कानून है और हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना है। हमारा कानून के ऊपर जो भी चीज़ होगी हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा है कि हमारा उनके ऊपर किन हवालों से इन्हिसार है और हम क्यों इस पोजीशन में नहीं कि हम उनके मामलात में पर बात करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का, आपने अमरीकी हुकूमत का भी जिक्र, अमेरिका के हवाले से भी जिक्र किया, तो पीटीआई के बयानात आजकल यही है कि 1.5 माह में खान साहब रिहा हो जाएंगे और अंदाजा यही है कि वो अमरीकी हुकूमत के एतबार से बात करते हैं। आप समझते हैं कि ट्रंप हुकूमत आएगी तो दबाव डाला जाएगा पाकिस्तान पे इमरान खान की रिहाई के हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि बयान तक हद तक है। अमेरिका के बहुत से और भी इशूज़ हैं, वो इतने फारिग नहीं है कि वो इमरान खान के ऊपर डिस्कशन करें और उनको इमरान खान की ज़रूरत क्यों है। लिहाजा वो अपने, जैसे मैं पहले कि अपने वोटर्स को इंगेज करना है कि जी ट्रंप तक सब्र करें, जब वोट लेगा तो फिर हमारे खान को आज़ाद कराएगा। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ें हैं। हमारे पास माजी जो है वो सामने पड़ा हुआ है। हमेशा मुल्क जो है, रियासत जो है या मुल्क जो है, वो एक दूसरे से बातचीत करती हैं, पर्सनैलिटी से बातचीत नहीं करती, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होती है। आखिर में बिलावल भुट्टो साहब ने आजकल एक मुहिम शुरू की हुई है पाकिस्तान में इंटरनेट बंदिश के हवाले से और सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं फैसला साजों को, हुकूमत को इस हवाले से। लेकिन एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि पिछले 1.5-2 साल में जितनी भी कानून साजी हो या फैसला साजी हो, उसमें पीपल्स पार्टी भी पेश रही, बिलावल साहब भी। सो आज ऐसा क्या हुआ कि उनको याद आया है कि मुल्क में इंटरनेट की बंदिश है, जिससे नौजवानों में गम और गुस्सा अब जब उरूज पे पहुंच चुका तो वो उनको मुखातिब कर रहे हैं? क्या ये दोहरा मयार नहीं? मैं नहीं समझता दोहरा मयार है। देखें, इस वक्त जो इंटरनेट की सूरत इस मुल्क में है वो बिल्कुल ही लोगों की ज़िंदगी जीरन बनी हुई है। इंटरनेट अगर हम बड़े मामूली यूज़र हैं उसके, जो है जिनमें फ़ाइल ट्रांसफ़र होती हैं, बाकी चीज़ होती हैं, हमें बड़े मसाइल हैं।
जिनका बिज़नेस है, जिसका ऑनलाइन बिज़नेस है, जिनका कारोबार है, बहुत से लोग जो है मुझे खुद ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ जो कि दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, मुल्क से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो है ऑनलाइन सिस्टम सारा ख़राब हो चुका है। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए था इसको ठीक करते हैं। आप इस वक्त जो बिलावल साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। और ये अभी कोई साल 2 साल कुछ अर्सा पहले ये चीज़ें हुई हैं। इन्होंने भी रिसेंटली भी अपनी स्पीच में ही कहा है कि हम जो है इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ के ऊपर जो है जाके बाकायदा तौर पर अपनी एक फ़ाइट करेंगे, क्योंकि इस वक्त नौजवानों को कहें, ख़वातीन और मर्द हो जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जिसका बिज़नेस है, वो सब कुछ तबाह हो पड़ा है। अरबों रुपए के नुकसान लोगों के हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों को सहूलियात दें। अगर हम सहूलियात नहीं दे सकते तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ज़्यादती होगी। जैसे इसलिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका केस भी लड़ेगी और जो भी मसाइल होंगे इंशाअल्लाह हम उसका केस लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे डॉन ग्रुप की तरफ से ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज किया जा रहा है। उसके हवाले से हम आपको तफसीलात बताएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात हैं, इस प्रोग्राम में हम उसको अक्सर मौजूए बहस बनाते हैं। पूरी दुनिया को माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है और पाकिस्तान भी इसकी जद में है। इस सिलसिले में डॉन ग्रुप ने ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से आगाही मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें हुकूमत समेत जो फैसला साज हैं उनको ये बात बावर कराई जाएगी कि आइंदा नस्लों के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कितना अहम है। और इसी हवाले से कुछ हक़ाइक़ भी हम आपके सामने रखेंगे। मौसमियाती तब्दीली के बायस सिर्फ 2022 की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक रहा। तबाहकुन सैलाब में पाकिस्तान को $30 अरब का माशी नुकसान उठाना पड़ा और इसके अलावा 80 लाख लोग और इससे ज़ायद लोग बल्कि इनफैक्ट बेघर भी हुए। माहौलियाती तब्दीली के जो असरात हैं इससे निपटने के लिए पाकिस्तान ने कौमी माहौलियाती फ़ाइनेंस हिकमत अमली 2024 मुरतब की, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को इस मसले से निपटने के लिए 2030 तक $384 अरब दरकार हैं। आलमी सतह पर अगर हम बात करें तो इस बात की एक्नॉलेजमेंट की जाती है कि कार्बन एमिशंस के एतबार से ये पाकिस्तान सिर्फ 1% इससे भी कम अपना हिस्सा इसमें डालता है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं उससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 10 ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। तो पाकिस्तान जो है आलमी फोरम्स के ऊपर इस हवाले से मौसर अंदाज में आवाज़ उठाता रहा है, दुनिया को ये बावर कराता रहा है कि माहौलियाती जो पोल्यूशन है उसके अंदर हमारा हिस्सा बहुत कम है, लेकिन इसकी वजह से हम इसके बहुत ज़ेरे असर बहुत नुकसान उठा रहे हैं। फिर हमने देखा कि एक अथॉरिटी पाकिस्तान ने ऑन दी अदर हैंड कायम की माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, लेकिन तजाद यहाँ पर सामने आता है कि उसके हवाले से काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस मौजू पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद पिछले 7 साल में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि आईनी एतबार से भी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ हमें जाना होगा। साथ ही पाकिस्तान 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है, लेकिन हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। ये अल्फाज थे जस्टिस मंसूर के और उन्होंने क्लाइमेट डिप्लोमेसी की ज़रूरत पे भी जोर दिया। और हमने देखा कि हुकूमत जहाँ इसके हवाले से बात तो बहुत करती है, लेकिन ठोस इकदाम क्या होंगे ये हमें आने वाले वक्तों में ही देखना होगा। लेकिन इस सिलसिले में डॉन की खुसूसी है ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से इस मुहिम का आगाज़ हो चुका है। आने वाले दिनों में आप इस हवाले से मुल्क भर में कॉन्फ्रेंसेस का भी इनेकाद होगा। 6 फरवरी को इस्लामाबाद में खुसूसी कॉन्फ्रेंस होगी और आप डॉन टीवी पर इस हवाले से खुसूसी प्रोग्राम्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देख सकेंगे। हम भी आपको आगाह रखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।